नमस्कार। एग्ज़ाम एडो के स्टैटिक जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? विकल्प ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए पटना। तो अगला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? विकल्प ए लोकसभा द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी संसद द्वारा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी रक्षा, डी पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी शिक्षा। अगला प्रश्न था, देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? विकल्प ए 1965 से, बी 1966 से, सी 1967 से, डी 1954 से। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी 1954 से। अगला प्रश्न था, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विकल्प ए पुष्यमित्र शुंग, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी विम कदफिसेस। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी विम कदफिसेस। अगला प्रश्न था, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? विकल्प ए आर्यभट्ट, विकल्प बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त, डी वराहमिहिर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए आर्यभट्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरदृष्टि दोष में नेत्रगोलक की लंबाई बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी घट जाती है। अगला प्रश्न था, जीभ के किस भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव होता है? ए मध्य भाग में, बी किनारों पर, सी अग्र छोर पर, डी पश्च भाग में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पश्च भाग में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन कौन है? विकल्प ए फ्लोरीन, बी कैल्शियम, सी क्लोरीन, डी पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फ्लोरीन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्षार धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित होते हैं? ए 7A, बी 1A, सी 4A, डी 2A। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1A। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? विकल्प ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी तांबा, डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है? विकल्प ए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, बी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, सी स्थितिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, डी स्थितिज ऊर्जा से गुरुत्वीय ऊर्जा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? विकल्प ए लिवेनहॉक, बी इवैनविस्की, सी वाटसन, विकल्प डी एहरनबर्ग। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एहरनबर्ग। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सोलेनेसी कुल का है? विकल्प ए टमाटर, बी अरहर, सी प्याज, डी ईख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए टमाटर। अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद से कब सम्मानित किया गया? विकल्प ए 1914, बी 1917, सी 1916, डी 1915। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1915। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन लॉरेशिया भूखंड के भाग नहीं है? विकल्प ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अफ्रीका।
अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अगला प्रश्न था, निम्न राजाओं में से कौन सोलंकी वंश के संस्थापक थे? ए कृष्णवर्मन प्रथम, बी तैलप द्वितीय, सी मूलराज प्रथम, डी मूलराज द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी मूलराज प्रथम। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है? विकल्प ए फोम, बी चांग, सी संगतम, डी कोन्याक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी कोन्याक। अगला प्रश्न था, टेलीस्कोप किस प्रकार के कांच से बनाए जाते हैं? ए फ्लिंट कांच, बी प्रकाशीय कांच, सी क्रुक्स कांच, डी सोडा कांच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी प्रकाशीय कांच। अगला प्रश्न था, आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होती है? विकल्प ए कॉपर, बी पोटेशियम, सी जिंक, डी कैल्शियम। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी जिंक। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी बलवन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी गयासुद्दीन तुगलक। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम सल्तनत में मिलाया था। हालांकि दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, किंतु उन्हें सल्तनत में नहीं शामिल किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी गयासुद्दीन तुगलक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1299 ईस्वी में सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया। बहुचर्चित चित्तौड़गढ़ पर उसने 1303 ईस्वी में चढ़ाई की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी गयासुद्दीन तुगलक। जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था उन्हें धन्यवाद। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? विकल्प ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक, विकल्प बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी तक, विकल्प सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी तक, विकल्प डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी तक। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। संयुगन एक चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी में भारत आया था। इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना था। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक यह भारत में रहा। उसके बाद यह चीन वापस लौट गया। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भ्रमण किया था, अतः विकल्प ए सही होगा। भारत आने वाले अन्य चीनी यात्री निम्न हैं, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? विकल्प ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय प्रथम, डी कृष्णदेवराय द्वितीय। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था जिसने 1442 से 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराय द्वितीय था, अतः विकल्प बी सही है। विजयनगर के बारे में अब्दुल रज्जाक ने कहा था कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले अन्य यात्री निम्न हैं, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में, न्यूनीज अच्युत राय के शासनकाल में, बारबोसा तथा डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी देवराय द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? विकल्प ए मोहम्मद अली, विकल्प बी अब्दुल लतीफ़, सी मिर्जा रसूल खान, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, अतः विकल्प डी सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में सुधार तथा ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना था। मोहम्मद अली एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गुप्त काल के प्रमुख मंदिर को स्थान से सही सुमेलित है? 1. दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी। 2. विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर। 3. शिव मंदिर सिरपुर। 4. लक्ष्मण मंदिर भूमरा नागौद। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी केवल 1 और 2। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में तथा विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में स्थित है, अतः कथन 1 और 2 सही है, यानी विकल्प बी सही होगा। शिव मंदिर भूमरा नागौद में तथा लक्ष्मी मंदिर सिरपुर में स्थित है। इस प्रकार कथन 3 और 4 गलत होगा। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास हुआ। ईंट एवं पत्थर जैसी अस्थायी सामग्रियों द्वारा मंदिर निर्माण की शुरुआत इसी काल की विशेषता है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकरवाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्म आदि की आकृतियां बनी हुई है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन नाम सल्तनत कालीन विभाग सही सुमेलित है? 1. दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। 2. दीवाने इंसा विदेश विभाग। 3. दीवाने रियालत पत्राचार विभाग। 4. दीवाने विजारत वजीर का विभाग। आइए विकल्प देख लेते हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 1 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी केवल 1 और 4। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन तंत्र में दीवाने अर्ज सैन्य विभाग तथा दीवाने विजारत वजीर का विभाग था, अतः कथन 1 और 4 सही सुमेलित है, यानी विकल्प डी सही है। दीवाने रियालत विदेश विभाग तथा दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था। इस प्रकार प्रश्न में कथन 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। सल्तनत कालीन प्रशासन तंत्र में दीवाने अर्ज का प्रमुख आरिज ए मुमालिक, दीवाने विजारत का प्रमुख वजीर तथा दीवाने इंसा का प्रमुख दबीर ए मुमालिक था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई दूरी पर अवस्थित है? ए जोजिला, बी नाथुला, सी रोहतांग, डी खैबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नाथुला। आइए विश्लेषण देखते हैं। विकल्प में दिए गए दर्रों में नाथुला दर्रा की ऊंचाई 4404 मीटर है, अतः विकल्प सी सही है। आपको यह भी बता दें कि नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। विकल्प में दिए गए अन्य दर्रों की ऊंचाई निम्न है। जोजिला दर्रा 3528 मीटर, रोहतांग दर्रा 3978 मीटर तथा खैबर दर्रा 1070 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। बी महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। सी लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी तथा दक्षिण भारत के अन्य छोटी छोटी सरिताएं अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, अतः विकल्प डी सही है। लूनी, नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। बंगाल की खाड़ी में
गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तीव्र कगार के सहारे प्रवाहित होती है, जिसके कारण एस्चुअरी का निर्माण होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती है? ए बोलीविया, बी ब्राज़ील, सी पराग्वे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बोलीविया। बोलीविया दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए यह मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं चिली से गुजरता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? ए होर्मुज, बी मलक्का, सी बोस्पोरस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं विश्लेषण की ओर। बाब अल मंदेब जलसंधि लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, अतः विकल्प डी सही है। होर्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी एवं अरब सागर से जोड़ता है। मलक्का जलसंधि हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बास्पोरस जलसंधि बांग्ला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण हैं? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी ए और सी दोनों। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पवन ऊर्जा। आइए विश्लेषण में देखते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्प ए तथा सी क्रमशः नाभिकीय ऊर्जा तथा कोयला नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन नहीं है, अतः विकल्प डी सही होगा। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पादप जैव भार, सौर ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन प्रकृति में विद्यमान हैं, यह पुनः उत्पादित होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, अतः विकल्प बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। 2. अनुच्छेद 21 विधायकों तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा अपराध एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है और अनुच्छेद 21 विधायिका कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, अतः विकल्प सी सही है। गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या यह कर बताया था कि यह प्रावधान सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु योजना आयोग द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? विकल्प ए बलवंत राय मेहता समिति, बी एल.एम. सिंघवी समिति, सी जी.वी.के. राव समिति, विकल्प डी थुंगन समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी जी.वी.के. राव समिति। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु
योजना आयोग द्वारा GVK राव समिति की अध्यक्षता में 1985 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने नियोजन एवं विकास के उचित इकाई जिला को माना तथा जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की वकालत की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? विकल्प ए अनुच्छेद 243 का H, बी अनुच्छेद 243 का E, सी अनुच्छेद 243 का F, डी अनुच्छेद 243 का G। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 243 का G। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु 29 कार्यों को वर्णित किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के G में किया गया है। अतः विकल्प डी सही है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 के O में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ए 61वां संविधान संशोधन बिल, बी 62वां संविधान संशोधन बिल, सी 63वां संविधान संशोधन बिल, डी 64वां संविधान संशोधन बिल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 64वां संविधान संशोधन बिल। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन को पहली बार वैधानिक मान्यता देने की शुरुआत 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, परंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। अतः विकल्प डी सही है। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में यह प्रभावी हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 250, डी अनुच्छेद 253। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 253। संसद को विधि निर्माण की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 253 में प्रदान की गई है। अतः विकल्प डी सही है। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बी वित्त आयोग, सी कृषि मंत्रालय, डी नाबार्ड। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आइए विश्लेषण देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा उन किसानों के फसल खरीदते समय भुगतान की जाती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जिसमें अनाज 7, दाल 5, तिलहन 8 एवं कच्चा कपास व जूट, गन्ना आदि प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया था। अतः विकल्प सी सही है। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये
प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। अतः विकल्प सी राजस्थान सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ए नरसिम्हन समिति, बी शिवरामन समिति, सी गोयपोरिया समिति, डी वांचू समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शिवरामन समिति। शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अतः विकल्प बी सही है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला सिर्फ बैंकिंग संस्थान है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को वित्त उपलब्ध कराता है, जिससे किसान कृषिगत ऋण प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन है? ए पिंड का आयतन, बी पिंड पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब, सी पिंड का द्रव्यमान, डी पिंड का घनत्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पिंड का द्रव्यमान। किसी पिंड के जड़त्व का माप पिंड के द्रव्यमान से होता है, अतः विकल्प सी सही है। किसी पिंड की अपनी स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति को ही उसका जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान से सीधे अनुपाती होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज वृत्त में अस्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर रहेगा? ए वेग, बी त्वरण, सी अभिकेंद्रीय बल, डी गतिज ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गतिज ऊर्जा। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। क्षैतिज वृत्त पर अस्थिर चाल से घूम रहे पिंड में दिशा परिवर्तन के कारण वेग या गति बदलता रहता है। इसी तरह त्वरण तथा अभिकेंद्रीय बल भी बदलेगा। गतिज ऊर्जा अस्थिर रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा चाल पर निर्भर करती है और चाल अस्थिर है। अतः विकल्प डी सही है। तो अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन एवं मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, डी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। अतः विकल्प सी सही है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी मैंगनीज, डी निकेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सिलिकॉन। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं: आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैंगनीज 0.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि हल्के मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। अतः कथन बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्नलिखित सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय ए हैजा के, बी टाइफाइड के, सी कामला के, डी फ्लोरोसिस के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी फ्लोरोसिस के। हैजा, टाइफाइड तथा कामला या पीलिया रोग छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल
पीने पर होने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है। इससे दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ए. ग्रेगर जोहान मेंडल, बी. अर्नेस्ट हैकल, सी. मैकुलाच, डी. रोनाल्ड रॉस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतः विकल्प डी सही है। प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, जिसके लिए इन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्लाज्मोडियम लाल रुधिर अणु तथा जिगर कोशिकाओं का अंतःपरजीवी जंतु होता है। आज का अंतिम प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ए. 1958, बी. 1962, सी. 1952, डी. 1953। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1962। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सन 1962 ईस्वी में की गई थी। अतः विकल्प बी सही है। विकल्प में निम्नलिखित वर्ष के अनुसार 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना, 1952 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की स्थापना, 1953 ईस्वी में संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1962। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? 1. लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2. अलेक्जेंडर रीड, 3. थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।